भारतीय समाज में सदियों से पिछड़े, शोषित और वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 17 की व्यवस्था की है। और इस व्यवस्था के तहत क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए, उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सरकार समय समय पर कितने कानून बनाती है और न्यायपालिका कितना इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को आदेशित करते हैं। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में ये उल्लेख किया गया है कि इन लोगों का यदि कहीं भी सामाजिक आर्थिक स्तर पर शोषण होता है, इनके खिलाफ प्रताड़ना होते हैं, अत्याचार होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं भारत में जिनमें आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर अत्याचार के जो केसेस है, अत्याचार के जो मामले हैं, वह आए दिन आते रहते हैं। अखबारों की सुर्खियों में होते हैं, समाचार पत्रों में होते हैं या टीवी की न्यूज़ों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश इस बात से अनछुआ नहीं है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश की बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर पश्चिम निमाड़ से लेकर मालवा से लेकर बघेलखंड से लेकर भोपाल से लेकर जबलपुर से लेकर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आए दिन इस बात को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशन होता है कि किसी दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, किसी व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति का है उसको पैदल जब किसी सवर्ण व्यक्ति के घर के सामने से जाता है तो उसके चप्पल निकालने का आदेश देते हैं और यदि उनके आदेश का पालन नहीं किया गया तो ऐसे भी खबर आई है कि उनकी टांगे तक तोड़ दी गई है। यानी एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, एक तरफ भारत दुनिया में अपने डंका बजा रहा है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी मानसिकताओं के जो आतताई लोग हैं उन्होंने इस देश में इस प्रकार का जो काम किया है, निश्चित ही इस चीज का विरोध होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर भारत सरकार से लेकर विभिन्न राज्य सरकारें कठोर कानून बनाती हैं और इस देश की न्यायपालिका, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे सेशन न्यायालय हो, इस बात पर कठोर है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस बात को बताया है कि इस देश में इस वंचित, दलित और शोषित वर्ग को निश्चित रूप से उच्च स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1955 में सिविल अधिकार संशोधन बिल लागू किया और इस कानून को और कठोर बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी संख्याओं में, प्रताड़ना की संख्या में इजाफा हुआ। इसी को और ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 इस देश में लागू किया और उसकी धारा यानी कि संविधान के अनुच्छेद में जो 366 अनुच्छेद 366 के खंड 25 और खंड 24 और 25 में जो उल्लेख है वही भारतीय दंड संहिता में लिया गया। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनके अत्याचारों को समावेश तो किया गया है, लेकिन उनकी धाराओं में, उनके अनुच्छेदों में एक ताकत पैदा कर दी है और उसे संघीय अपराध घोषित कर दिया है और इसके लेकर सेशन न्यायालय की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 14 के तहत सेशन न्यायालय की व्यवस्था की है, त्वरित न्याय की व्यवस्था की है, उनको अभियुक्त के लिए धारा 15 की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सरकार ने समय समय पर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कठोर कानून किए हैं। बावजूद भी यदि इसमें कोई नवाचार होता है तो वो उस बात को लेकर भारत सरकार ने पुनः 2016 में एक नवाचार किया और उसको कठोर कर दिया, क्योंकि 2016 में समय समय पे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जो तब्दीली आती है, क्योंकि देश की स्थितियों में निश्चित रूप से अमूलचूल कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं हुआ। और ये हम लोग एक बड़े गर्व से, बड़े अभिमान से ये नहीं कह सकते कि इस देश में अस्पृश्यता का अंत हुआ है। एक छोटा सा यदि उदाहरण में दूं, यदि कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का ना होकर जो पिछड़ा वर्ग का है, जो सवर्ण वर्ग का व्यक्ति है, वे आज की स्थिति में यदि किसी सामान्य नागरिक, किसी सामान्य नेता या किसी विशेष व्यक्ति को भी पानी देने में आनाकानी करते हैं, ऐसे उदाहरण समय समय में मिलते हैं, तो
उनको लेकर भी सरकार सख्त है। इसलिए इस शक्ति को दिखाते हुए सरकार ने 2016 में विशेष प्रावधान किए, विशेष न्यायालय की व्यवस्था की और दंडित किया। इस बात में एक चीज ये भी जोड़ी गई कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको शुरुआती तौर में 75,000 से लेकर 8,50,000 तक की सरकार ने मुआवजा देने की बात कही। यदि महिला है, अनुसूचित जाति की है, जनजाति की है, तो भी उसके चिकित्सा हेतु अलग से, मेडिकल हेतु अलग से पैसे, एक आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। लेकिन जब मामला एक बार आता है तो 20 मार्च 2018 में महाराष्ट्र में सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र सरकार का एक सुनवाई हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की और उसमें परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करने के बाद उसमें ये व्यवस्था की कि प्रत्येक व्यक्ति को, यदि समान नागरिक संहिता के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देना है, विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति को अधिकार देना है, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन उस संशोधन को और ढीला कर दिया गया। लेकिन वर्तमान भारत सरकार काबिल तारीफ काम कर रही है और वर्तमान भारत सरकार को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कहीं न कहीं न मानते हुए उसमें एक नया कानून, नई व्यवस्था इस देश की विधायिका ने की और कहा कि इंस्पेक्टर स्तर का कोई भी अधिकारी उस पर जांच करेगा और प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति का है और यदि अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि उसके ऊपर कोई अत्याचार, अन्याय करता है तो धारा 3(1) के तहत उसे दंडिक प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा और उसमें एक नियमावली बनाई गई कि किस किस प्रकार का अपमानित किया गया, यानी कि किस स्थिति में अनुसूचित जाति व्यक्ति को अपमानित यदि किया गया है। तो वैसे 22 पॉइंटों को लिया गया है। उन 22 पॉइंट में मैं कुछ पॉइंट को आपके सामने प्रस्तुत करना जा रहा हूं। उसमें 22 पॉइंट में सबसे प्रमुख पॉइंट यह है कि यदि किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के ऊपर कोई कोर्ट में केस चल रहा है और कोई अनुसूचित जाति जनजाति के जाति को छोड़कर दूसरा व्यक्ति यदि कोर्ट में झूठे साक्ष्य देता है, झूठे बयान देता है और यदि झूठे बयानों के आधार पर उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा यदि हुई और उस जांच में उस व्यक्ति के द्वारा यदि गलत बयान दिए गए तो उस व्यक्ति ने जो गलत बयान दिए उसको भी मृत्यु के दंड का प्रावधान है। दूसरा जो जांच अधिकारी है, प्रशासकीय अधिकारी है, यदि वो भी उस प्रकार किसी प्रकार की अनाताई करता है और उस बात को अनदेखा करता है तो उसको भी इस प्रावधान के अंतर्गत 3 से लेकर 6 माह तक की जेल का प्रावधान है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर यदि देश में किसी भी स्थान पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव होता है, उसे खाद्य पदार्थ देने के लिए मजबूर करता है या उसको अग्नि उससे घर में जलाने का प्रयास करता है, उसे सार्वजनिक स्थान पर अपशब्द कहता है, विशेष करके किसी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को यदि ऐसे वर्ग का व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग का है और सामान्य वर्ग का है वो हरिजन शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि हरिजन शब्द दांडिक प्रवृत्ति का शब्द है और उसको लेकर भी दंड की व्यवस्था है, जेल की व्यवस्था है। इसलिए मैं आज कहने का मेरा केवल तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, स्वच्छंद वातावरण में जीने के लिए, अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकार और समानता का अधिकार देने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक बहुत ही कठोर दांडिक प्रकृति का बना है। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का से निवेदन है कि किसी के खिलाफ भी आप दुश्मनीवश या उससे कोई मनमुटाव हो ऐसा झूठे साक्ष्य करके किसी के खिलाफ मामला दर्ज न करे। और दूसरा, ये घटना यदि हो रही है, यदि दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसके ऊपर यदि कोई इस प्रकार के बंधन लगाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमको विशेष रूप से एकजुट होकर न्यायालय के शरण में जाने की आवश्यकता है, हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस देश में कलम का हथियार है, इस देश में न्याय का शासन है, इस देश में कानून का शासन है और इस देश में संविधान का शासन है। इसलिए संविधान का पालन करना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट सभी के लिए समान है, लेकिन समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ऐसे स्थिति में होना चाहिए
जब किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति और शोषित वर्ग का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता है और ये तमाम अधिकार है। चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार इसको लेकर बड़ी कटिबद्ध है, वो किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में अन्याय अत्याचार को सहन नहीं करेगा। और मैं वो एक उदाहरण जो पिछले दिनों जो लघु संघ का उदाहरण मध्य प्रदेश में कुख्यात रहा, जिसके कारण मध्य प्रदेश की बदनामी हुई, ऐसे काम न करे। और इसके लिए भी मध्य प्रदेश के सरकार शिवराज सिंह मामा ने जो सकारात्मक काम किया, निश्चित रूप से वो समानता और बाबा साहेब की भावना का सम्मान करते हुए किया गया है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय संविधान, जय भीम, जय भारत।